Assalamu alaikum, second year. Topic for discussion is emetics and antiemetic drugs. What is emesis? Emesis is basically it is the act of forceful expulsion of gastric content through the mouth. Through the mouth is termed as emesis. Basically, often preceded by nausea. आपके पास जो emesis होता है, कोई nausea के बाद भी आप जो है वो emesis cause हो सकता है. It is a protective mechanism which serves to eliminate harmful substances from the stomach and duodenum. ये आपके पास बेसिकली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस को स्टमक से और ड्यूडेनम से एक्सपेल आउट कर देता है. अगर ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ इमेटिक सेंटर सिचुएटेड इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा आपके पास बेसिकली इसलिए होता है ये आपके पास एमिसिस इसलिए पॉसिबल होती है या इसलिए अकर होती है बेसिकली कि आपके पास इमेटिक सेंटर जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में मौजूद है उनको स्टिमुलेशन मिलती है बिकॉज किसी भी नॉक्सियस सब्सटेंस की वजह से या किसी भी जो है आपके स्मेल की वजह से. अभी हम इस फर्दर मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड. मल्टीपल पाथवेज कैन एलिक वॉमिटिंग. आपके पास बहुत सारे पाथवेज हैं जो कि वॉमिटिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं. बिफोर मूविंग टुवर्ड द discussion of mechanism of emesis, first of all we discuss the difficult terms of this mechanism. We will discuss the labyrinth in this lecture. We will discuss the labyrinth, or we will talk about the labyrinth. What is labyrinth? Basically, it is a complex structure in the inner ear which contain the organ of hearing and balance. It is the organ of hearing and balance. It consists of bony cavity, the bony labyrinth filled with the fluid and lined with a sensitive membrane. आपके पास बेसिकली क्या है, ये इनर एयर का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि आपके ऑर्गन ऑफ हेयरिंग में हेयरिंग एंड बैलेंसिंग में वर्क करता है. ये जो है बोनी कैविटीज है, बोनी लिब्रेंट कहते हैं. बोनी कैविटी जिससे बनी हुई है वो बोनी लिब्रेंट कहलाती है और जो फ्लूइड है वो बेसिकली आपके पास फिल्ड हुआ है और वो उससे सेंसिटिव मेम्ब्रेन से लाइन हुई है जिसे मेम्ब्रेनस लिब्रेंट कहते हैं. अच्छा जी, वेस्टिबुलर लिब्रेंट आपके पास बेसिकली क्या है, हम जब लिब्रेंट जो बेसिकली हम लिब्रेंट का जिक्र करेंगे अब आगे, वो आपके पास क्या है, वेस्टिब्यूलर लिब्रेंट. वेस्टिबुलर लिब्रेंट आपके पास जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल है. सेमी सर्कुलर कैनाल है जो आपके पास बेसिकली कंप्राइजेज ऑन द टू मेन थिंग दैट इज ओटोलिथिक ऑर्गन. ओटोलिथिक ऑर्गन एंड कंटेन रिसेप्टर फॉर वेस्टिबुलर सेंसेशन. ये बेसिकली कैनाल आपके पास टू मेन थिंग्स कंसिस्ट करती है. ओटोलिथिक ऑर्गन जो कि बेसिकली आपके पास क्या है, ओटोलिथिक ऑर्गन आपके पास जो है वो एक मेम्ब्रेन है जो कि फाइब्रस स्ट्रक्चर्स उसके ऊपर मौजूद हैं और आपके पास इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है. बॉडी के इक्विलिब्रियम को फाइब्रस स्ट्रक्चर्स के थ्रू इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है कि किस पोजीशन में आपका हेड जो है वो अप एंड डाउन टिल्ट वगैरह मूव हो रहा है. अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास दूसरा क्या है, रिसेप्टर्स फॉर द वेस्टिबुलर सेंसेशन. आपके पास इस वेस्टिबुलर रिबन में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि वेस्टिबुलर सेंसेशन को लेकर जाते हैं. दीज रिसेप्टर आपके पास जो है वो वेस्टिबुलर इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे. वेस्टिबुलर कॉक्लियर ये नर्व जो आपकी एफरेंट इंफॉर्मेशन एफरेंट दैट इज ऑर्गन से लेके सेंसरी ऑर्गन से लेके जा रही है कहाँ, ब्रेन तक. इट इज एफरेंट इम्पल्स. एफरेंट इम्पल्स लेके जाएगी बाय मीन्स ऑफ वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व टू द सेरिबेलम में लेके जाएगी और वहाँ पे न्यूक्लिया इन द ब्रेन स्टेम में, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिया इन द ब्रेन स्टेम तक लेके जाएगी जिसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूलर न्यूक्लिया. वेस्टिब्यूलर न्यूक्लिया. तो आपके पास जितनी भी आपकी जो है वो लेब्रिंथ की इंफॉर्मेशन जा रही हैं वेस्टिब्यूलर लेब्रिंथ की, वो वेस्टिब्यूलर न्यूक्लिया में जाएंगी. और वो न्यूक्लिया में इंफॉर्मेशन किस टाइप की जा रही है, एक तो आपके पास ओटोलिटिक ऑर्गन्स की जो कि बेसिकली क्या आपको इंडिकेट कर रहा है, जो किस टाइप की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इक्विलिब्रियम. आपके पास बेसिकली इक्विलिब्रियम में इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में वर्क कर रहा है ओटोलिटिक ऑर्गन. दूसरा आपके पास रिसेप्टर की सेंसेशन की वजह से स्टिमुलेशन जा रही है, वो जहाँ वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व्स के थ्रू जा रही हैं सेरिबेलम में जाएंगी, वो आपके पास न्यूक्लिया ब्रेन स्टेम वेस्टिबुलर न्यूक्लिया तक लेके जाएगा. सही है. अच्छा जी, वॉमिटिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन. अब आपके पास बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा वर्ड वॉमिटिंग सेंटर. वॉमिटिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन बेसिकली आपके पास वो ग्रुप, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लूजली ऑर्गेनाइज न्यूरॉन इन द मेडुला दैट इंक्लूड. अब इसके आपके पास वॉमिटिंग सेंटर के आप देखिए दैट इंक्लूड सीटीजेड कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन. आपके पास बेसिकली सेंटर सीटीजेड सेंटर है विद इन द एरिया पोस्टीमा
आपके पास पोस्टिनम एरिया और न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटरी। न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटरी बेसिकली जो है वो आपके जो है विसरा से जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है। तो आपके पास जो मेडुला जो सिटीजेड सेंटर है ब्लड में मौजूद टॉक्सिन वगैरह टॉक्सिन्स को जो है वो इंटरप्रेटेड कर लेता है, जबकि आपके पास जो न्यूक्लियस सॉलिटरी है ये विसरा से इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। आपके पास जीआईटी में या फेनिक्स में कोई भी स्टिमुलस आपके पास अगर आया है तो वो न्यूक्लियस सॉलिटरी के पास जाएगा। तो कीमो रिसेप्टर आपके पास जो है इन द सीटीजेड रिले इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ इमेटिक एजेंट। जो कीमो रिसेप्टर सीटीजेड सेंटर में मौजूद है वो इमेटिक एजेंट के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन रिले करेंगे जो कि ब्लड में मौजूद है। और आपके पास जो उसके या फिर उसके जो एडजेसेंट न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटरी जो कि विसरल इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास अब हम आ जाते हैं इसके मेन मैकेनिज्म की तरफ। अब देखें हमारे पास जो है वॉमिटिंग सेंटर में हमने क्या कहा, टू पार्ट्स। एक हमारे पास क्या वॉमिटिंग सेंटर का पार्ट क्या है, न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटरी। सॉलिटरी आपके पास जो है ये स्टमक और फेरिंग से जो है आपके जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है एक, और दूसरा आपका वॉमिटिंग सेंटर ओडोर स्मेल टेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। दूसरा न्यूक्लियस सॉलिटरी जो आपके पास इंफॉर्मेशन लेके आएगा उसको रिस्पॉन्ड करेगा। थर्ड आपके पास जो है वो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है जो इसी का ही आपके पास पार्ट है जो कि एरिया पोस्टिमा में मौजूद मेडुला ऑब्लंगेटा में ही मौजूद है, जो कि ड्रग्स एंड टॉक्सिन जो कि ब्लड में मौजूद है उनको रिस्पॉन्ड करके आपके पास वॉमिटिंग सेंटर को इन्फॉर्मेशन देगा। सेकंड आपके पास वेस्टिबुलर सेंटर, जो हमने कहा कि वेस्टिबुलर सेंटर कहाँ मौजूद है हमारे पास सेरिबेलम में। सेरिबेलम से इंफॉर्मेशन लेके जाके ब्रेन स्टेम के न्यूक्लियाई में देता है जो कि आपके पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। ओके, अब हमारे पास neurotransmitters which are involved in emesis. Histamine is a neurotransmitter that is involved in emesis through the activation of H1 receptor. Serotonin by activation of 5-HT3 receptor. Acetylcholine activate the muscarinic receptor, and dopamine causes emesis by the activation of D2 receptor site. Histamine by the activation of H1 receptor site, serotonin by the activation of 5-HT3 receptor sites, acetylcholine by the activation of muscarinic receptor site, and dopamine by the activation of D2 receptor sites. न्यूक्लियस सॉलिटरीज आपके पास बेसिकली जो प्रिंसिपल विसरल सेंसरी न्यूक्लियस मौजूद है। विसरल सेंसरी जो है इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और आपके पास बेसिकली न्यूरोकेमिकली और बायोफिजिकली इनको गैदर करता है और फिर आपके पास मेडुला ऑब्लोंगेटा तक पहुंचाता है, जो कि वॉमिटिंग सेंटर जहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा में मौजूद है उस तक के इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। अब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एमेसिस, बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एमेसिस, अब आप यहाँ पे वही तमाम चीज़ें हमने दोबारा जो है वो एक्सटेंड करके बता रहे हैं कि हमारे पास जो है एमेसिस कहाँ से कौन सी एमेसिस हमारे पास जो है वॉमिटिंग सेंटर मेडुला में आपके पास M1 एंड M3 रिसेप्टर है, 5-HT3 रिसेप्टर है, जैसे सेरोटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर से कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करेगा, सेरोटोनिन। H1 पे हिस्टामिन और मस्कुलिनिक पे एसिटाइलकोलिन। तो vomiting center in the medulla contain M1, M3, 5-HT3 and H1 receptor sites. Okay. तो यहाँ पे हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन जो वॉमिटिंग सेंटर के पास इंफॉर्मेशन आ रही थी वो आपके पास एमिसिस जो इन रिसेप्टर्स के थ्रू आएगी M1 के, M3 के, 5-HT3 और H1 के, या कैंसर कीमोथेरेपी या ओपियोइड्स की वजह से कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। कैंसर कीमोथेरेपी जब दी जाती है तो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एक्टिवेट होता है, वो एमएसएस कॉज करता है। तो आपके पास बेसिकली कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन इज प्रेजेंट आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो यहाँ इसमें मौजूद कौन से रिसेप्टर होते हैं, D2 रिसेप्टर्स होते हैं, 5-HT3 रिसेप्टर्स होते हैं, ओपियोइड होते हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर्स होते हैं, H1 हिस्टामिन H1 टाइप रिसेप्टर्स होते हैं और M1 मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये आपके पास जो है जो कीमोटॉक्सिन्स हैं, ओपियोइड्स हैं, इनको एक्टिवेट कर देती हैं, इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देती हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में और ये इन्फॉर्मेशन वॉमिटिंग सेंटर को देगा बेसिकली। अब आपके पास जो फेरिंग्स और जीआईटी से इंफॉर्मेशन आ रही है वो कौन सा है, न्यूक्लियस सॉलिटरी लेके आ रहा है। न्यूक्लियस सॉलिटरी फेरिंग्स एंड जीआईटी में से इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है
बेसिकली आपके पास जो 5HT3 रिसेप्टर्स से कंप्राइज किया हुआ है। यहाँ पे फेरेंक्स और जीआईटी में 5HT3 रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जो कि कीमो रिसेप्टर जोन को भी इंफॉर्मेशन रिले करते हैं, और दूसरा आपके पास वॉमिटिंग सेंटर को भी इंफॉर्मेशन रिले करते हैं। कीमो और रेडियोथेरेपी और गैस्ट्रो एंटेराइटिस भी, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा भी, इसमें आपके पास उसकी वजह से भी एस्पायरिंग और जीआईटी के 5HT3 रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, और फिर आपके पास वॉमिटिंग सेंटर में जो है वो सिग्नल जाएगा, और आपके पास जो है एमएसएस कॉज होगी। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई मैंने अभी जिक्र किया वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई का, कि बेसिकली वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में आपके पास M1 एंड H1 टाइप रिसेप्टर मौजूद है। ये आपके पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, हमने कहा अभी कि बेसिकली ये जो है टू टाइप्स, एक ऑर्थोलिटिक ऑर्गन की इंफॉर्मेशन देती है जो कि आपके इक्विलिब्रियम में वर्क करे, दूसरा वेस्टिबुलर सेंसेशन को कलेक्ट करती है, और आपके पास बाय वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व मैसेज को वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई तक लेकर आती है। तो ये मोशन सिकनेस के अंदर मोशन सिकनेस में की वजह से जो एमएसएस होती है वो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के थ्रू वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में मौजूद M1 H1 रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे, और फिर वॉमिटिंग सेंटर को जो है इंफॉर्मेशन रिले करेंगे, और जो है फिर उसके बाद एमएसएस कॉज होगी। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो आपके पास स्मेल, साइट और थॉट्स की वजह से जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पे जो है मैसेज जाते हैं वॉमिटिंग सेंटर को, और फिर जो है वो आपके पास एमएसएस कॉज होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये पूरा चार्ट है, जिसमें हम जो है पहले डिस्कस करेंगे कि स्टिमुलस कौन से मौजूद हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनपुट्स क्या मौजूद हैं, और थर्ड कॉलम आपके पास है इंटीग्रेशन, एंड फोर्थ इज आउटपुट। अब आप इस वही तमाम जो हमने जनरल टर्म्स पढ़ी वही तमाम अब यहाँ पे यूज़ होंगी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं तो स्टिमुलस क्या है, पेन है, रिपल्सिव साइट, स्मेल, इमोशनल फैक्टर्स, ये तमाम सेंसरी एफरेंट, दैट इज एफरेंट न्यूरॉन, it is taken a message taken up by the afferent neurons। यहाँ से सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन से मैसेज लिया जाएगा और सीएनएस पाथवे में डिलीवर किया जाएगा। ये सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन्स आपके पास हायर सेंटर्स में मैसेज लेके जाएंगे, और हायर सेंटर्स से मैसेज जो है वो वॉमिटिंग सेंटर में पहुंच जाएगा। हायर सेंटर्स आपके पास कौन से, वॉमिटिंग सेंटर, जिसमें मस्कुलिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स मौजूद हैं। ओके, दूसरा आपके पास जो है मोशन सिकनेस दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करा था लिब्रिंथ, आपके पास लिब्रिंथ मेम्ब्रेनस, जो कि आपके पास इक्विलिब्रियम में वर्क कर रही थी, वो मोशन सिकनेस को डिटेक्ट करती है। आपके पास मोशन सिकनेस को डिटेक्ट करने के बाद आपको जो है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई तक इंफॉर्मेशन लेकर आती है। H1 रिसेप्टर मस्कुलिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में मौजूद है। ये इन्फॉर्मेशन फर्दर रिले करेंगे किसको, आपके पास जो है सीटीजेड कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को इन्फॉर्मेशन जो है रिले करेंगे, जिसमें D2 रिसेप्टर और 5HT रिसेप्टर्स मौजूद हैं। फिर ये आपके पास वॉमिटिंग सेंटर जो मेन सेंटर उसको इन्फॉर्मेशन रिले करेंगे, जहाँ पे आपके पास मस्कुलिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स मौजूद हैं। अगर एंडोजीनियस टॉक्सिन ड्रग्स ब्लड में एंटर होती हैं तो अगर ब्लड के थ्रू डिटेक्ट होंगी तो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन से डिटेक्ट कर लेगा, और आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन रिले करेगा वॉमिटिंग सेंटर को, और जो है वो विसरल रिसेप्टर्स जो हैं फिर उसकी एमएसएस कॉज करते हैं। सही, अगर टॉक्सिन रिलीज टॉक्सिन या एंडोटॉक्सिन या टॉक्सिन ने रिलीज कर दिया इमेटोजेनिक एजेंट, आपके पास इमेटोजेनिक रिलीज ऑफ इमेटोजेनिक एजेंट 5HT पोस्टेनॉइड और फ्री रेडिकल इनमें से कोई भी मौजूद है, तो आपके पास क्या होगा, सिटी आपके पास बेसिकली दीज डिटेक्ट बाय सिटीजेड सेंटर, एंड आपके पास जो है सिटीजेड सेंटर वॉमिटिंग सेंटर को इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देगा। ये आपके पास जो एमेटोजेनिक एजेंट रिलीज हुए हैं, ये आपके पास विसरल एफरेंट जो है विसरल एफरेंट जो कि आपके पास सॉलिटरी न्यूक्लियस सॉलिटरी के थ्रू डिटेक्ट हो जाते हैं। विसरल एफरेंट नर्व जो है वो न्यूक्लियस सॉलिटरी के थ्रू डिटेक्ट कर लेंगे इसे, और आपके पास जो है वो स्टिमुलस वॉमिटिंग सेंटर को पहुंच जाएगा। सही, क्योंकि वॉमिटिंग सेंटर के मेजर दो पार्ट हमने डिस्कस किए थे, सीटीजेड एंड न्यूक्लियस सॉलिटरी। अच्छा जी,
स्टिमुलाई फ्रॉम द फेरिंग्स एंड स्टमक भी आपके पास जो विसरल एफरेंट रिसेप्टर जो कि 5-HT3 रिसेप्टर्स हैं, इनके थ्रू डिटेक्ट होगा। और ये डिटेक्ट कौन करेगा, ये नर्व जो है बाय लेके जाएंगी इम्पल्सेस न्यूक्लियस ऑफ सॉलिटरी ट्रैक के अंदर, और फिर सॉलिटरी ट्रैक आपके वॉमिटिंग सेंटर से कनेक्ट होगा और फिर एमएसएस कॉज करेगा। अब हमारे पास H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, अब मर्कनरी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को जो है वो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई मीडिएटेड इमेजेस को कंट्रोल करेंगे। जबकि आपके पास सीटीजेड सेंटर मीडिएटेड इमेजेस को कौन कंट्रोल करेगा, डोपामिन एंटागोनिस्ट कंट्रोल करेंगे और सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट कंट्रोल करेंगे। डोपामिन एंटागोनिस्ट एंड सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के अंदर आपके पास मस्कार्निक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कंट्रोल करेंगे, हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट H1 रिसेप्टर टाइप के कंट्रोल करेंगे। जबकि सीटीजेड में आपके पास डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कंट्रोल करेंगे। वॉमिटिंग सेंटर को आपके पास इनहिबिट कौन कर रहा है, कि वॉमिटिंग सेंटर के थ्रू एमिसिस को स्टॉप कौन करेगा, आपके पास मस्कुरानिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट स्टॉप करेंगे। न्यूक्लियस ऑफ द सॉलिटरी ट्रैक में आपके पास H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इसको इनहिबिट कर देगा न्यूक्लियस ऑफ द सॉलिटरी ट्रैक को, क्योंकि न्यूक्लियस ऑफ द सॉलिटरी ट्रैक आपके पास बेसिकली कहाँ से से इंफॉर्मेशन लेके आ रही है, जो कि बेसिकली कंसिस्ट करता है, यहाँ भी अगर आपने इंफॉर्मेशन को इनहिबिट कर दिया तो फर्दर वॉमिटिंग सेंटर तक नहीं जाएगी इंफॉर्मेशन। जो वॉमिटिंग सेंटर तक नहीं जाएगी तो ना तो सोमैटिक और विसरल रिसेप्टर तक नहीं पहुंच पाएगी आपकी फर्दर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने सोलिटरी ट्रैक के न्यूक्लियस को कैसे कंट्रोल किया कि हमने H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे दिया, और मस्कुरानिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के थ्रू भी हम इन्हें सोलिटरी न्यूक्लियस के न्यूरॉन्स को फर्दर ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। विसरल एफरेंट आपके पास रिसेप्टर साइट्स की इनर्वेशंस जो है वो फर्दर इस ट्रांसमिशन स्टॉप हो जाएगी बाय मींस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये इन शॉर्ट और आपके पास बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट चार्ट है जिसमें हमने बेसिक फिजियोलॉजिकल पाथवे ऑफ द जो है वो हाउ एमिसिस इज इलेक्टेड, बेसिकली हमने इसमें देखा कि एमिसिस कैसे जो है वो कॉज हो रही है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट पाथवेज को स्टडी किया है। तो ये पाथवेज आपको जो है फिजियोलॉजिकल पाथवेज आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, और इन पाथवेज को देखते हुए हम कौन सी ड्रग्स और क्यों ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, फिर हम ये आगे देखते हैं कौन कौन सी ड्रग हम फर्दर इसमें एडमिनिस्टर करते हैं। हमने मेजर कैटेगरीज पढ़ ली, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मस्कुरानिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, और हम जो है वो सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एडमिनिस्टर करें। ड्रग दैट कॉजेज एमिसिस, सेंट्रली एक्टिंग आपके पास जो एमिसिस कॉज करती हैं वो आपके पास सेंट्रली एक्टिंग कौन सी, एपोमॉर्फिन। एपोमॉर्फिन डायरेक्टली जो है वो सीटीजेड सेंटर और आपके जो है वो वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है। रिफ्लेक्स एक्टिंग आपके पास एपिफाना है, स्टिमुलेट करता है वॉमिटिंग सेंटर, कैसे, बाय इरिटेटिंग गैस्ट्रिक एंड duodenal mucosa which stimulate afferent fibers of the vagus nerve। तो आपके पास यहाँ पे मस्कुरानिक रिसेप्टर्स एफरेंट फाइबर वेगस नर्व पे तो मस्कुरानिक रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे इरिटेशन कॉज होने की वजह से, फिर आपके जो है वैसोमोटर सेंटर को स्टिमुलस जाएगा कि एमिसिस कॉज की जाए। लोकली एक्टिंग एल्युमिनियम और सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन में दिया जाए तो लोकली एक्टिंग जो है वो आपके पास इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। अदर ड्रग्स आपके पास जो है एज एडवर्स इफेक्ट जो एमिसिस कॉज करती हैं उनका एडवर्स इफेक्ट है मॉर्फिन, डिजिटैलिस, इमिटीन, एस्प्रिन, क्यूनिन एंड एंटी कैंसर ड्रग्स जो है बेसिकली ऑन एडमिनिस्ट्रेशन इनका एडवर्स इफेक्ट है कि ये जो है एमिसिस कॉज करती है। और बेसिकली सोडियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो इमिटिक रिफ्लक्स प्रोड्यूस करती है। स्लाइड इमिटिक रिफ्लक्स प्रोड्यूस करती है। एपोमॉर्फिन, एपोमॉर्फिन आपके पास सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है मॉर्फिन का, जो कि बेसिकली आईएम और जो है सबकुटेनियसली दिया जाता है, सेंट्रली एक्ट करता है और इंड्यूस करता है वॉमिटिंग विद इन 5 to 10 मिनट्स। लेकिन आपके पास ये सीनियर डिप्रेशन कॉज करता है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अगर पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की तरफ मूव करे तो उसमें हम ये नहीं दे सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। एपिकॉना
जो है वो बेसिकली 2 अल्कलॉइड्स कंटेन करता है, एमिटीन एंड सिफालीन। यूज एज अ सिरप, एपिकैट के सिरप के तौर पर यूज़ किया जाता है। प्रोड्यूस इफेक्ट विद इन 15 मिनट्स। बेसिकली इसका भी इफेक्ट आपके पास एक्ट बाय इट इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड देन इन्फॉर्मेशन थ्रू सिटीजेड सेंटर। क्लासिफिकेशन ऑफ, अब हमने पहले एमेटिक ड्रग्स पढ़ी, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एमेटिक ड्रग्स की तरफ मूव करें। एंटी एमेटिक ड्रग्स आपके पास जो है वो नॉजिया एंड वॉमिटिंग कंट्रोल के लिए यूज की जाती हैं। एंटी एमेटिक ड्रग्स आर द ग्रुप ऑफ ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड टू कंट्रोल nausea and vomiting. The classification of this drug is, first of all we discuss H1 antihistamine यानी H1 receptor antagonist, जिसमें H1 टाइप है। H2 हमने जो है वो अल्सर्स में यूज़ करी है। H2 एंटागोनिस्ट जो है वो आपके एसिडिक गैस्ट्रिक सिचुएशन को डिक्रीज करते हैं। H1 आपके पास H1 एंटागोनिस्ट एंटीहिस्टामिन है, मैक्लिजीन, सिनरिजीन, आपके साइक्लिजीन, डाइमेनहाइड्रेनेट और डाइफेनहाइड्रामीन, ये ड्रग जो है वो H1 एंटीहिस्टामिन है। मस्करनिक एंटागोनिस्ट में आपके पास स्कोपोलामाइन हायोसिन जो है एज अ मस्करनिक एंटागोनिस्ट यूज की जाती है। सिलेक्टिव सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट में जो कि एंटी एमेटिक एजेंट्स हैं, ओंडानस्टेरॉन, रेनिस्टेरॉन, पेलोंडिस्टेरॉन, पेलोनोस्टेरॉन और आपके पास जो है डोलेस्टेरॉन, ओके। D2 एंटागोनिस्ट, D2 एंटागोनिस्ट बेसिकली आपके पास जो है सब डिवाइड होते हैं। फर्स्ट आपके पास जो है सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड है। सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड में आपके पास मेटाक्लोप्रामाइड है और ट्राइमेथोबेंजामाइड है। मेटाक्लोप्रामाइड एंड ट्राइमेथोबेंजामाइड जो है वो सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड की कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज होता है। नेक्स्ट क्लास है आपके पास D2 एंटागोनिस्ट की ब्यूटाइरोक्विनोन, जिसमें डोमपेरिडोन एंड ड्रोपेरिडोल। थर्ड कैटेगरी है फिनोथाइजीन, जिसमें आपके पास क्लोरपिराजीन, प्रोमेथाजीन एंड थाइएथाइलपिराजीन जो है, ये तीनों ड्रग्स आपके पास फिनोथाइजीन में आती है। ये आपके पास क्या है, D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। फिर हमारे पास कैनाबिनॉइड्स हैं जिनमें आपके पास जो है ड्रोनाबिनॉल और जो है नेबिलून। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं जिसमें हमारे पास डेक्सामेथासोन और आपके पास जो है मिथाइल प्रेडनिसोलोन। बेंजोडाइजेपीन है जिसमें हमारे पास डायजिपाम एंड लोराजिपाम। और न्यूरोकिनिन 1 एंटागोनिस्ट है जिसमें हमारे पास जो है एप्रिपिटेंट ओरल फॉर्मुलेशन है और आपके पास जो है फोसाप्रिपिटेंट जो है आईवी फॉर्मुलेशन है। एंटीमेटिक ड्रग इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। H1 एंटीहिस्टामिन्स जो हैं, बेसिकली H1 एंटीहिस्टामिन्स आपके पास जो है ब्लॉकिंग एक्शन कहाँ प्रोड्यूस करती हैं, H1 रिसेप्टर साइट्स के ऊपर। H1 टाइप की रिसेप्टर हिस्टामिन की H1 टाइप की रिसेप्टर साइट के ऊपर, जैसे हिस्टामिन का आपके पास H2 रिसेप्टर साइट हमने गैस्ट्रिक में पढ़ी थी। अच्छा, दे प्रोड्यूस स्पेसिफिक डिप्रेशन ऑफ द कंडक्शन इन वेस्टिब्यूलोसेरिब्रल पाथवे। बेसिकली आपके पास देखा कि जो वेस्टिबुलर सेरिबुलर पाथवे है, जहाँ पे आपके पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियर की तक जो इंफॉर्मेशन आती है सेरिब्रल पाथवे के थ्रू, वहाँ पे आपके पास बेसिकली ये जो है ये डिप्रेशन वहाँ कॉज करता है कि आपके पास वहाँ पे क्या करता है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स प्रॉपर नहीं होने देता है, वहाँ पे उस सेंटर को डिप्रेस कर देता है, वेस्टिबुलर सेरिब्रल पाथवे को डिप्रेस कर देता है। तो आपके पास इमेसेस थ्रू वेस्टिबुलर सेरिब्रल पाथवे कॉज नहीं होती। इफेक्टिव फॉर नोजिया वॉमिटिंग एसोसिएटेड विद मोशन सिकनेस, क्योंकि हमारे पास मोशन सिकनेस, मोशन और इक्विलिब्रियम हमारे पास किससे एसोसिएटेड है, वेस्टिबुलर लिब्रिन से एसोसिएटेड है। वेस्टिबुलर लिब्रिन से आपके पास एसोसिएटेड है, तो आपके पास जो है ये वैसे भी वेस्टिबुलर सेरिब्रल पाथवे में मौजूद H1 रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देगा, तो मोशन सिकनेस आपके पास इधर से यहाँ से इसके थ्रू कंट्रोल हो जाएगी। ऑल्सो यूज इन वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स, जिसमें आपके पास जो है मेनियरीज जैसी डिजीज है, जो कि बेसिकली क्या होता है, इनर ईयर की डिजीज है। दैट इज अ डिसऑर्डर ऑफ द इनर ईयर दैट कैन लीड टू डिजी स्पेल, दैट मींस वर्टिगो, और विद टाइम जो है वो हियरिंग लॉस बन जाता है। तो ये डिजीज जो है मेनियर्स डिजीज में जो है वो ये ड्रग जो है वो यूज की जाती है। Meclizine is a long-acting so useful in sea sickness.
यहाँ पे आपके पास सी में आप जब उतरते हैं तो बेसिकली जो है वो उसकी वेव्स की मोशन की वजह से जो अक्सर एमएसएस या प्रोड्यूस होती है, उस चीज़ को जो है क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग है तो आपको जो सी सिकनेस के में जो है वो यूज़ होता है के तौर पे यूज़ की जा सकती है। या आपकी वेव्स के साथ जब मूवमेंट होती है बोट्स की तो कुछ लोगों को जो है वो एमएसएस कॉज होती है, वो सी सिकनेस के अंदर आती है, उसमें जो है वो सबसे इफेक्टिव मैक्लोडीन है। सिनेरेजिन ऑल्सो हैज़ एंटी वर्टिगो इफेक्ट। सिनेरेजिन में भी जो है एंटी वर्टिगो इफेक्ट मौजूद है। मस्करैनिक एंटागोनिस्ट आपके पास क्या है, हायोसिन आपके पास ट्रांसडर्मल पैच के थ्रू ट्रांसडर्मल पैच की फॉर्म में यूज होता है फॉर मोशन सिकनेस। एंटीमेटिक ड्रग्स, अब आपके पास जो है नेक्स्ट हमने जो है वो मस्करैनिक एंटागोनिस्ट जो कि हायोसिन का ट्रांसडर्मल पैच में मोशन सिकनेस में यूज करें। नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्टिव 5-HT3 एंटागोनिस्ट, आपके पास जो है सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट 5-HT3 एंटागोनिस्ट। ये कौन से हैं? Certain receptor antagonists or 5-HT3 receptor antagonists include ondansetron, glensteron, dolasteron और आपके पास जो है पेलोन्स्टेरॉन। एक्ट बेसिकली आपके पास ये एक्ट एज एंटी इमेटिक, ये आपके पास एज एंटी इमेटिक एक्ट करता है सेलेक्टिवली ब्लॉकिंग centrally present 5-HT3 receptor in the vomiting center and CTZ। वॉमिटिंग सेंटर एंड सिटी जेड दोनों आपके पास कहाँ मौजूद है, मेडुला में मौजूद है। वॉमिटिंग सेंटर और सिटी जेड के अंदर मौजूद 5-HT3 रिसेप्टर को सिलेक्टिवली ब्लॉक कर देता है। और आपके पास पेरी इट आल्सो एक्ट बाय ब्लॉकिंग द पेरिफेरी 5-HT3 रिसेप्टर ऑन द इंटेस्टिनल वेगन एंड स्पाइनल इलेक्ट्रिक फाइबर्स। जो आपके पास विसरा के थ्रू आपके वॉमिटिंग सेंटर किस पे, न्यूक्लियस सॉलिटरी पे कंप्राइज करता है, सिटी जेड पे कंप्राइज करता है। जो न्यूक्लियस सॉलिटरी है वो विसरल इंफॉर्मेशन लेकर आता है, जैसे जीआईटी से इंटेस्टाइन से, तो वहाँ पे आपके पास भी सॉलिटरी के थ्रू वॉमिटिंग सेंटर तक जाती है और आपके सिटी जेड सेंटर के थ्रू भी इंफॉर्मेशन वॉमिटिंग सेंटर को जाती है। तो यहाँ पे आपके पास जो है बेसिकली वॉमिटिंग सेंटर में मौजूद रिसेप्टर इनहिबिट हो रहे हैं, तो आपके पास जो है जो विसरा जो आपके पास सॉलिड न्यूक्लियस सॉलिटरी ट्रैक है वो भी इसमें जो है वो आपके पास क्योंकि वॉमिटिंग सेंटर इनहिबिट हो रहा है तो उससे भी जो इनोवेशन आ रही हैं वो भी आपके पास इनहिबिट हो जाएंगे, एमएसएस कॉज नहीं होगी। और इस तरह से आपके पास जो है वो इंटरसिनल वेगर, और अगर वेगर इनोवेशन है तो वो एंटी मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स की वजह से जो है वो आप तो सम एक्सटेंट कंट्रोल हो जाती हैं, और आपके पास जो है वैसे आपके पास जो है वॉमिटिंग सेंटर के अंदर मौजूद 5-HT3 रिसेप्टर्स जो हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं, इस वजह से जो है वो वॉमिटिंग रिफ्लेक्स कंट्रोल हो जाता है। प्रिवेंशन ऑफ एक्यूट कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग में भी हम जो है सिलेक्टिव 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं, क्योंकि नोजिया और वॉमिटिंग जो कि कीमोथेरेपी इंड्यूस है वो बेसिकली कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के थ्रू बहुत जल्दी जो है वो कैच हो जाता है। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन उसको जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं कीमोथेरेपी टॉक्सिन्स और कीमोथेरापेटिक एजेंट्स को, जिसकी वजह से वो एमएसएस इंड्यूस करते हैं। जो आपके पास आईबीसी रिसेप्टर इन वॉमिटिंग सिटी दैट सेंटर ब्लॉक हो जाएंगे तो एमएसएस स्टॉप हो जाएगी। एडवर्स इफेक्ट बेसिकली इफेक्टिव अलोन भी है और कॉम्बिनेशन में भी इफेक्टिव है। एडवर्स इफेक्ट्स आपके पास हेडेक, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि जीआईटी के सॉरी सेंट्रली आप एक्ट करिए तो डिजीनेस, हेडेक एंड आपके पास कॉमन इफेक्ट्स हैं, एंड प्लस इट आल्सो प्रोड्यूस कॉन्स्टिपेशन। These drug cause prolongation of QT interval, but more pronounced आपके पास जो QT interval की prolongation आती है वो डोलेस्टेरॉन के साथ आती है, डोलेस्टेरॉन। एंटी-इमेटिक ड्रग्स D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कंटिन्यू करते हैं। D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आपके पास डोपामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, जो कि आपके पास डोपामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन से हैं? मीटोक्लोप्रामाइड। मीटोक्लोप्रामाइड जो है वो डोपामीन D2 रिसेप्टर एंटागोनिज्म कॉज करेंगे, मीन्स के D2 रिसेप्टर को एंटागोनाइज करेंगे। ये आपके पास पोटेंट एंटीमेटिक एंड पोटेंट आपके पास प्रोकाइनेटिक एजेंट्स हैं। एंड व्हाट आर द प्रोकाइनेटिक एजेंट? प्रोकाइनेटिक एजेंट आपके पास या गैस्ट्रोप्रोकाइनेटिक एजेंट या गैस्ट्रोकाइनेटिक एजेंट जो है बेसिकली जो है वो प्रोपल्सिव एजेंट होते हैं। बेसिकली दीज एजेंट एनहांसेस द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेंथन द कॉन्ट्रैक्शन, बट विदाउट डिस्टर्बिंग देयर रिदम। रिदम्स को डिस्टर्ब नहीं करते और आपके पास कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं,
यानी कि पेरिस्टालसिस इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं, पेरिस्टालसिस को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से एमएसएस रुक जाती है। एंटी एमेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोकाइनेटिक प्रोड्यूस करते हैं। आप इसमें basically it has a potent antiemetic and antinodal effect because it blocks D2 receptor in the CTZ center में, क्योंकि ये receptors को block कर देते हैं, इस वजह से antiemetic effect इनका जो है वो और ज़्यादा potent हो जाता है। It can selectively stimulate gut motor function, जिसमें आपके पास जो है gut motor function जो है वो कैसे आपके पास stimulate करते हैं, basically block करते हैं D2 receptors in the GIT। पोटेंट एंटीमेटिक कंट्रोल आपके पास बेसिकली जो है अब रिड्यूस करता है वॉमिटिंग ड्यू टू यूरीमिया की वजह से रिड्यूस कर देता है, रेडिएशन, वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से और हेपेटिक बाइलरी डिजीज की वजह से, और एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं उनकी वजह से आपके पास जो है पोटेंट एंटीमेटिक कंट्रोल में यूज़ होते हैं, और अब पोस्ट ऑपरेटिवली और प्री ऑपरेटिवली दिए जाते हैं ताकि एमएसएस को कंट्रोल किया जा सके, जो एंजाइटी इंड्यूस है आपके पास जो है वो उस टाइप की एमएसएस को कंट्रोल किया जा सके। तो हमारे पास बेसिकली जो है यूरीमिया में रेडिएशन से आपके पास रेडिएशन से पहले वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस के अंदर हम जो है वो D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट फॉर द कंट्रोल ऑफ एमएसएस देते हैं, हेपेटिक बाइलरी डिजीज के अंदर देते हैं, एंटी कैंसर ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ देते हैं, माइग्रेन अगर हो तो उन पेशेंट्स को जो है जो D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पोस्ट ऑपरेटिव एंड प्री ऑपरेटिव कंडीशन में हम एडमिनिस्टर करते हैं। एडवर्स इफेक्ट एक्स्ट्रापिरामिडल रिएक्शन में जिसमें आपके पास फेशियल स्केलेटल मसल स्पाज्म हो जाती है। एक्स्ट्रापिरामिडल मोटर इफेक्ट्स के अंदर फेशियल एंड स्केलेटल मसल स्पाज्म कॉज करते हैं, रेस्टलेसनेस, डिस्टोनियाज मीन्स कि आपके पास जो इम्प्रॉपर जो है यानी कि मूवमेंट में कोई शार्पनेस नहीं रहती, मीन्स कि आपके जो है वो डिस्टोनिक मूवमेंट कॉज होती हैं। पार्किंसोनियन सिम्टम्स कॉज करते हैं, ड्राउजीनेस एंड फटीग, क्योंकि आपके पास डेजीनेस, रेस्टलेसनेस और एंजाइटी इसी टाइप की जो है वो आपके पास तमाम सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि ये सीएनएस के अंदर अफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो बेसिकली जब भी सीएनएस की हम बात करेंगे तो डेजीनेस, रेस्टलेसनेस, आपकी ड्राउजीनेस, इस तरह के जबकि इनहिबिशन हो रही हो तो इस तरह के इफेक्ट्स आप देखेंगे कि साइड इफेक्ट ज़्यादातर मौजूद होते हैं। ग्लैक्टोरिया बेसिकली कॉज करते हैं, गायनेकोमैस्टीसिया भी कॉज करते हैं, इम्पोर्टेंस भी कॉज करते हैं, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, क्योंकि आपके पास बिकॉज दे इंक्रीजेस द प्रोटेक्टिन लेवल। D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में फिनोथाइजीन में आपके पास प्रोक्लोरपेराजीन, प्रोमेथाजीन एंड ट्राइथाइलपेराजीन 3 ड्रग्स हैं जो कि these 3 drugs come under the umbrella of phenothiazine. Phenothiazines are the antipsychotics with potent antiemetic properties. These are the antipsychotic agent. Basically, these are the antipsychotic agent, but it possess a potent antiemetic property due to D2 receptor antagonism, and because of the non-selective nature of that it also possess the anti-muscarinic properties. That is why we use as an antiemetic agent as well. Sedative properties आपके पास इनके sedative properties इनकी जो है वो because of anti-histaminic यानी कि आपके पास histaminic receptor blockade की वजह से प्रोड्यूस होती है sedative properties. Mainly used as antiemetic agent in severe NNV means nausea and vomiting की कंडीशन में आपके पास जो है वो एज एन एंटीमेटिक एजेंट यूज किया जाता है। मेन एडवर्स इफेक्ट आपके पास जो है वो एक्सट्रापिरामिडल सिम्टम्स, सेडेशन और पोस्चरल हाइपोटेंशन कॉज होती है। नेक्स्ट हमारे पास एजेंट है डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन जो है वो डज नॉट कॉज अ ब्लड ब्रेन बैरियर, ओनली ब्लॉक D2 रिसेप्टर। ये आपके पास सेलेक्टिवली ब्लॉक करती है D2 रिसेप्टर को, जो कि आपके पास कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में मौजूद है। मे बी यूज इन नॉजिया वॉमिटिंग ड्यू टू लीवोडोपा। आपके पास इसका हम जो है वो नॉजिया वॉमिटिंग आपके लीवोडोपा की वजह से जो होती है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, विदाउट अफेक्टिंग इट्स एफिकेसी को अफेक्ट किए बगैर जो है वो लीवोडोपा के साथ भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जो वॉमिटिंग लीवोडोपा की वजह से प्रोड्यूस होती है। नो एक्सट्रापिरामिडल सिम्टम्स यूज एज एंटीमेटिक भी यूज़ किया जाता है, प्रोकाइनेटिक एजेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसके मल्टीपल रिसेप्टर्स के ऊपर इफेक्ट मौजूद है। बेसिकली D2 रिसेप्टर्स पे अफेक्ट मौजूद है, लेकिन आपके पास प्रोकाइनेटिक एजेंट
और जो है अप टू सम एक्सटेंट ये जो है रिसेप्टर नॉन सेलेक्टिविटी होती है इनमें, लेकिन जो है क्योंकि हाईली एफिनिटी रखते हैं डी टू रिसेप्टर ट्रिगर डी टू रिसेप्टर ऑफ द सिटी दैट सेंटर, दैट इज वाई एज एन एंटीमेटिक एजेंट के तौर पर यूज होते हैं। लेकिन हमें एज अ प्रोकाइनेटिक एजेंट के तौर पर भी इन्हें यूज कर सकते हैं डोम पेरिडोम को, और फॉर पोस्टपार्टम लैक्टेशन स्टिमुलेशन के लिए भी यूज किया जाता है। एंड वी हैव डिस्कस ऑलरेडी द प्रोकाइनेटिक, व्हाट आर द प्रोकाइनेटिक एजेंट्स, जो कि बेसिकली आपके पास मोटिलिटी ऑफ द जीआईटी को एनहांस कर देते हैं। इट इज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट बढ़ा देते हैं। कैनाबिनॉइड एंटीमेटिक ड्रग जो है कैनाबिनॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड बेंजोडाइजेपिन। कैनाबिनॉइड एक्ट एज एन एंटीमेटिक और एपेटाइट स्टिमुलेंट, यानी ये अदर एजेंट्स हैं जो कि एंटीमेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। जैसे आपके पास जो है एंटीमेटिक प्रॉपर्टीज कैनाबिनॉइड रखते हैं, लेकिन ये एपेटाइट स्टिमुलेंट भी है। इन एडिशन टू साइको एक्टिव एक्शन भी रखते हैं। कैनाबिनॉइड एक्शन इनका प्रॉपर्ली क्लियर नहीं है। May be used in cancer chemotherapy induced nausea and vomiting with phenothiazines and तो इनके पास जो phenothiazine लाइक synergistic effect प्रोड्यूस करते हैं, बट एडवर्स इफेक्ट क्योंकि इसमें phenothiazine के साथ एड ऑन होते जाएंगे, जिसमें हमें पता है एक्सेफाइमल सिम्टम्स आते हैं इसमें, तो अगर कोई दूसरा एजेंट मौजूद है तो हम इस ड्रग को यूज़ नहीं करेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, हमारे पास इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीमेटिक इज नॉट क्लियर। This also enhances the action of 5-HT3, means serotonin antagonism के थ्रू जो है वो कैंसर कीमोथेरेपी इंड्यूस नॉर्दर्न वॉमिटिंग को स्टॉप करता है। बेंजोडाइजेपिन प्रायर टू कैंसर कीमोथेरेपी से पहले दिया जाता है, ताकि जो आपके एंजाइटी इंड्यूस वॉमिटिंग है जो है एंटीसिपेटरी वॉमिटिंग और वॉमिटिंग कॉज बाय एंजाइटी को जो है वो रिड्यूस किया जा सके। एंटीमेटिक ड्रग्स, एंटीमेटिक ड्रग्स में आपके पास जो है वो न्यूरोकिनिन 1 एंटागोनिस्ट भी एक दिया जाता है। न्यूरोकिनिन 1 एंटागोनिस्ट, न्यूरोकिनिन 1 रिसेप्टर जो है बेसिकली आपके पास एंटागोनिस्ट जो है ऑलरेडी स्टडीड, बेसिकली इनका जो मेन पर्पज है वो मिग्रेन में स्टडी किए जाते हैं इनमें से, और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में ज़्यादातर स्टडी किए जाते हैं न्यूरोकिनिन 1 रिसेप्टर्स। Basically the neurokinin selectively block the neurokinin 1 receptor in area postrema। जो neurokinin 1 एंटागोनिस्ट है बेसिकली ये ब्लॉक कर देता है एन के रिसेप्टर इन एरिया पोस्ट्रीमा के अंदर एन के 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि सिर्फ जो है ये न्यूरोकिनिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ही है, सो दैट इज सेलेक्टिवली ब्लॉक करता है। The binding of the substance P to the neurokinin receptor has been associated with the transmission of stress signal and pain। Basically जो आपके पास न्यूरोकिनिन रिसेप्टर्स हैं ये आपके पास जो है वो स्ट्रेस और पेनफुल सिग्नल की ट्रांसमिशन कॉज करते हैं, जिसमें डेट इज वाई हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर मिग्रेन में इसको यूज़ करते हैं, डिस्कस करते हैं डिटेल। और बेसिकली आपके पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। बेसिकली आपके पास जो है जो भी आपके पास सिग्नल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल से रिलेटेड आ रहे हैं या फिर इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड आ रहे हैं, दैट इज एनी स्ट्रेसफुल सिग्नल्स रिलेटेड टू पेन, जो भी आ रहा है वो आपके पास बेसिकली जो है वो सब्सटेंस पी के थ्रू जो है वो न्यूरोकिनिन 1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, और अब बेसिकली जो है वो अफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसमिशन कॉज करते हैं। दीज ड्रग्स आपके पास जो है जो न्यूरोकिनिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, बेसिकली सब्सटेंस पी से कॉम्पीट ड्रग से जो है वो कॉम्पीट करता है और बाइंड कर न्यूरोकिनिन 1 रिसेप्टर से। सब्सटेंस पी को जो है ब्लॉक सब्सटेंस पी फ्रॉम बाइंडिंग, सब्सटेंस पी को जो है वो ब्लॉक कर देता है बाइंडिंग से, और खुद जाके एन के 1 रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाता है। यूज इन कॉम्बिनेशन विद 5-HT3 एंटागोनिस्ट, आपके पास इसको इन कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कॉम्बिनेशन में, एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ ताकि प्रिवेंट किया जा सके एक्यूट एंड क्रॉनिक नॉजिया वॉमिटिंग फ्रॉम द कैंसर कीमोथेरेपी। तो बेसिकली आपके पास ये जो न्यूरोकिनिन 1 एंटागोनिस्ट है बेसिकली सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के साथ यूज होते हैं या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ। एडवर्स इफेक्ट इंक्लूड फटीग, डिजीनेस, डायरिया, एपिटाइट, आपके पास जो है डिक्रीज एपिटाइट,
जो है आपके पास जो है डिक्रीज INR इन पेशेंट टेकिंग वार्फरिन, जो कि वार्फरिन ले रहे हैं, उनका INR जो है वो फर्दर डिक्रीज कर देता है।